चैप्टर 41 इरेजर से अशुद्धता की सफाई। राहुल ने 90% अशुद्धता को साफ कर दिया था और बाकी 10% को साफ करने के लिए उसे केवल 3-4 दिनों की जरूरत है, क्योंकि मानसिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ ग्रे अशुद्धता को साफ करने की गति भी बढ़ जाती है, लेकिन उसके ठीक होने का समय भी 5 घंटे तक बढ़ जाता है। ग्रे अशुद्धता को दूर करने के बाद राहुल जाग गया और सोचा, यार वह लड़की राधिका उसके बाद कभी मदद मांगने नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं पहले सभी ग्रे अशुद्धियों को साफ करता हूँ। उद्धरण। 3 दिन बाद राहुल वर्तमान में धूसर अशुद्धता के अंतिम बिट को मिटा रहा था। अपने मानसिक दायरे के अंदर एक बड़ा इरेजर अपने मानसिक क्षेत्र में एक कोने में ग्रे अशुद्धता के अंतिम बिट को साफ कर रहा था। स्क्रैची स्क्रैची, स्क्रैची स्क्रैची, स्क्रैची स्क्रैची, ... ओह, आखिरकार काम किया। उद्धरण। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद कुछ हुआ। उसकी मानसिक ऊर्जा सुपरफास्ट गति से ठीक होने लगी और यहाँ तक कि अपनी सीमा से भी आगे निकल गई। फिर उसकी समनाए मानसिक ऊर्जा में 20% की वृद्धि हुई। ऐसा मत सोचो कि यह 20% कम वृद्धि है। राहुल का मानसिक ऊर्जा भंडार अब बहुत बड़ा है और उसमें से 20% बिल्कुल छोटी वृद्धि नहीं है। इस रहस्यमयी घटना के बाद राहुल ने बहुत तरोताजा महसूस किया। जैसा उसने सोचा, मुझे लगता है कि इस घटना का कारण होना चाहिए क्योंकि मैंने सभी ग्रे अशुद्धियों को साफ कर दिया है, इसलिए मुझे खुद से कुछ पुरस्कार मिले। उद्धरण। वास्तव में जब हर कोई अपने मानसिक दायरे के अंदर सभी ग्रे अशुद्धियों को साफ कर देता है तो वे अपनी मानसिक ऊर्जा को तुरंत ठीक कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें 20% अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। यह ऐसा है जैसे आप अपने हाथों और पैरों के चारों ओर जंजीरों से बंधे जीवन जी रहे हैं और 1 साल बाद जब जंजीरें हटा दिए जाते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी पिछली ताकत को पुनर्प्राप्त करने के शीर्ष पर आपकी ताकत बढ़ गई है। राहुल ने अचानक सोचा, अब देखते हैं कि भावर अभी भी मेरी सारी मानसिक ऊर्जा को चूसता है या नहीं। उद्धरण। राहुल फिर धीरे धीरे काले भावर के पास पहुंचा और अपनी चेतना के साथ थोड़ी मात्रा में मानसिक ऊर्जा लेकर आया। जैसे ही उन्होंने काले भावर के क्षेत्र में प्रवेश किया, मानसिक ऊर्जा की थोड़ी मात्रा तुरंत अपनी सारी मानसिक ऊर्जा के साथ भावर में चूस गई। उन्होंने अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि 3 सेकंड के बाद उसकी सारी मानसिक शक्ति समाप्त हो गई। राहुल अपने मानसिक दायरे से बाहर आ गया और उसका चेहरा काले भावर द्वारा लाए गए भाषणहीनता से कांप रहा था। कुछ देर बाद उसने एक शब्द कहकर अपनी आंखें बंद कर लीं। एफ तारांकन तारांकन के। कौन जाने कितनी देर बाद राहुल ने अपनी आंखें खोली और घड़ी की ओर देखकर सोचने लगा, अरे मुझे अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को ठीक करने में 6 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा। मुझे इस समय को कम करने की आवश्यकता है। खटखट। फिर राहुल दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर मन ही मन सोचा, आज सुबह सुबह मेरे पास कौन आया होगा। अभी सुबह के 5 बजे भी नहीं हैं। फिर राहुल दरवाजा खोलने के बाद व्यक्ति को देख अचंभित रह गया। ओह इट्स वाई। जैसे ही दरवाजा खुला वह व्यक्ति जल्दी से अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। राहुल ये देखकर हैरान रह गया। फिर राहुल ने कहा, राधिका तुम बेवकूफ, तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि शांतिपूर्ण गार्डन में तुम्हारा कौन सा घर है। 10 दिन पहले मैंने बहन अंजलि से पूछा और जब मैंने उन्हें आपकी उपस्थिति और मेरी स्थिति के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे आपका पता बताया। खुशी है कि मैंने आपके बारे में पहले पता पूछा। राधिका फिर थोड़ी रुकी और एक राहत की सांसें ली, लेकिन फिर उसे थोड़ा डर लगने लगा। राहुल ने हैरानी से उसकी ओर देख रहा था। राहुल समझ गया था कि राधिका यहाँ पर क्यों आई है। फिर पूछा, क्या तुमने उसके बारे में अधिकारियों से शिकायत नहीं की? इससे पहले कि वह असहाय रूप से सिर हिलाती, राधिका ने खुद को आंतरिक रूप से शांत किया और कहा, मैंने शिकायत की थी और उसकी एकमात्र सजा 1 महीने के लिए तय की जा रही थी। 1 महीने के बाद वह जो चाहे वह करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस तरह ही काम करता है क्योंकि उसके दादाजी उसे बचा लेगा। बेशक अगर वह मेरे साथ कुछ करता है तो उसे उचित सजा मिलेगी, लेकिन उसके बाद वहाँ क्या न्याय होगी? उसे और कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन वह जल्द या बाद में अपनी आज़ादी हासिल कर लेगा। राधिका ने फिर आगे बढ़ने से पहले एक गहरी सांस ली। इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए, चूंकि आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे। आप? राधिका ने कहने से पहले थोड़ा झिझकते हुए कहा, आप मेरी मदद करेंगे जैसे आपने कहा था। राहुल ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, फिर कहा, मुझे एक योजना की आवश्यकता है। मैं उसको मार नहीं सकता जैसा कि आपने बताया कि उसके दादाजी उसे बचा लेगा, इसलिए उसे सीधे तौर पर नहीं मार सकता क्योंकि मेरे पास परिणामों का सामना करने की ताकत नहीं है। उद्धरण। फिर राहुल ने एक सरल योजना के बारे में सोचा और राधिका से कहा, मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन हमें एक योजना की जरूरत है।
मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि उसे मारने के बाद परिणाम भुगत सकूं, लेकिन अभी के लिए तुमको उससे छिपकर रहना होगा। तो तुम्हें बस इतना करना है कि उससे छिपना है। तुम जब चाहो यहाँ छिपने के लिए आ सकते हो। इस घर में वैसे भी 3 कमरे हैं, तो आपको क्या लगता है? राधिका ने एक पल के लिए सोचा, फिर वह मायूस हो गई और चिंतित स्वर में कहा, मेरे यहाँ आने से ठीक पहले बहन अंजलि ने अपने मानसिक तावीज़ से मुझे सूचित किया कि सुनील मेरे घर की ओर आ रहा था, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं अभी वापस नहीं जा सकता क्योंकि वह कमीने सुनील अभी मुझे ढूंढ रहा होगा। चैप्टर 42 ये प्यार नहीं हो सकता। राधिका ने एक पल के लिए सोचा, फिर वह मायूस हो गई और चिंतित स्वर में कहा, मेरे यहाँ आने से ठीक पहले बहन अंजलि ने अपने मानसिक तावीज़ से मुझे सूचित किया कि सुनील मेरे घर की ओर आ रहा था, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं अभी वापस नहीं जा सकता क्योंकि वह कमीने सुनील अभी मुझे ढूंढ रहा होगा। राहुल ने राधिका की बात को सुनकर अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, बस यहीं छिप जाओ अभी के लिए। आज जब रात गहरी होगी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में कपड़े जैसी चीजें लेने जाऊंगा और अन्य चीजें, तो आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। राधिका शर्मा गई, लेकिन फिर उसने सख्त लहजे में कहा, सिर्फ मुसीबत से बचने के लिए मैं यहाँ रहूंगी, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच कुछ भी है, और मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। उद्धरण चिन्ह। राहुल ने बेबसी से सिर हिलाया और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा, हर कमरे में एक अलग बाथरूम है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर राहुल एक मजाकिया लहजे में पूछा, राधिका आप कितने साल के हैं? राहुल की यह बात सुनकर राधिका भ्रमित हो गई, लेकिन फिर वह बोली, मैं 18 साल की हूँ। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? और तुम? ये सुनकर राहुल ने आह भरी और कहा, नहीं ऐसे ही पूछ लिया और कोई बात नहीं है। फिर राहुल ने सोचा, हालांकि यादों से मुझे पता है कि यहाँ के लोगों की शादी 16 साल होने पर हो जाती है, फिर भी मुझे लगता है कि मैं पृथ्वी के नियमों का पालन कर रहा हूँ। उद्धरण। राहुल ने एक मुस्कान बिखेरी और कहा, मैं भी 18 साल का हूँ। ओह, राधिका ने आह भरी और पूछा, तो मेरा कमरा कौन सा है? राहुल ने 2 कमरों की ओर इशारा करते हुए कहा, आप उन 2 कमरों में से किसी एक को चुन सकते हैं। राधिका ने दोनों कमरों को एक एक करके चेक किया। जिस कमरे को उसने पहले चेक किया, अंदर जाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया और सोचा, वह आदमी मुझ पर जबरदस्ती नहीं करेगा, है ना? वह ऐसा करने के लिए काफी मजबूत दिखता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कुछ करेगा। वह एक विकृत की तरह नहीं लगता है और जब मैं उसकी आंखों में देखता है तो मुझे ईमानदारी दिखाई देती है। वह कोई गलत हरकत नहीं करेगा, मुझे उस पर भरोसा है। राधिका कमरे के अंदर जाने के बाद राहुल के बारे में सोच रही थी, लेकिन राहुल के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था जिससे राधिका को किसी बात का डर हो। राहुल सिर्फ सच्चे मन से उसकी मदद करना चाहता था और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था उसके मन में। अचानक राधिका के मन में एक बात आई और सोची, मैं उसका नाम नहीं जानता और मैंने भी कभी नहीं पूछा। वह ये नहीं सोचेगा कि मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि उसके शब्दों का सही मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही है। मजबूत होने के बाद मैं निश्चित रूप से उससे यह एहसान चुकाऊंगा, यह मैं बाद में स्पष्ट करूंगी। उद्धरण। राधिका फिर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और वह राहुल के ही बारे में सोच रही थी। फिर वह खुद से ही बोली, जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो शर्मा जाती हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि यह क्या है, ये प्यार नहीं हो सकता। वह मुझसे कुल मिलाकर 2 बार मिला। उसने निष्कर्ष पर आने से पहले कुछ देर सोचा, यह एक आकर्षण होना चाहिए। मैंने उसके साथ जो किया उसके बाद मैं उसके प्रति आकर्षित हूँ और वह कैसे ईमानदार लगता है। हाँ, ये सिर्फ आकर्षण है, ये बाद में दूर हो जाएगा। उद्धरण। ... इस दौरान राहुल इस समय अपने मानसिक क्षेत्र में था और वह ये तय कर रहा था कि उसे इस चेतना के साथ काले भावर में जाना चाहिए या नहीं। मानसिक दायरे के अंदर राहुल वर्तमान में काले भावर को देख रहा था जैसा उसने सोचा था। जब मैं काले भावर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं खुद को देख रहा हूँ, इसलिए यह निश्चित रूप से मेरे होने का एक हिस्सा है। इसके साथ ही मूल रूप से काले भावर को होना चाहिए, मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उद्धरण। कुछ देर सोचने के बाद राहुल ने आखिरकार काले भावर के पास जाने का फैसला किया। उसकी चेतना धीरे धीरे काले भावर की सीमा पर पहुंची। जब उसने सीमा में प्रवेश किया तो उसने सोचा कि उसे काले भावर की चूषण शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन उसने कुछ महसूस नहीं किया और सफलतापूर्वक काले भावर में प्रवेश कर गया। ये लगातार घूम रहा था, इसलिए राहुल ने इसे ब्लैक वर्लपूल नाम दिया। और जब राहुल ने इसे मानसिक ऊर्जा दी तो कताई की गति और चूषण शक्ति और पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, नहीं और अधिक। जब उसने राहुल की सभी मानसिक ऊर्जा को चूसा, फिर वह गहरे काले भावर में चला गया। जो काली वस्तु लगातार घूम रही थी वह अलौकिक थी।
वह उसे अपनी चेतना से महसूस नहीं कर सका। वह गहराई में गया और अचानक खुद को मुक्का मारा, जिसका अर्थ है कि उसकी चेतना अवरुद्ध हो गई। मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा लगता है कि मैंने एक दीवार पर मुक्का मारा। रुको नहीं, जैसे मैंने एक दरवाजा को मुक्का मारा। कुछ अतीत होना चाहिए ये दरवाजा का। उद्धरण। राहुल ने फिर जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह बिल्कुल भी हिलता नहीं था। जिस दीवार या दरवाजे को उसने मुक्का मारा, वह हिलता भी नहीं था। शायद मुझे यहाँ आना चाहिए, जबकि काला भावर एक तत्व को अवशोषित कर रहा है। इस तरह मैं देख सकता हूँ कि यह कैसे काम करता है। उद्धरण। राहुल तब तैयार हो गया क्योंकि अंत में उसके मौलिक समुद्रों को बनाने का समय आ गया था, एक अग्नि तत्व के लिए और एक थंडर तत्व के लिए। चैप्टर 43 फायर ऊर्जा। शायद मुझे यहाँ आना चाहिए, जबकि काला भावर एक तत्व को अवशोषित कर रहा है। इस तरह मैं देख सकता हूँ कि यह कैसे काम करता है। उद्धरण। राहुल तब तैयार हो गया क्योंकि अंत में उसके मौलिक समुद्रों को बनाने का समय आ गया था, एक अग्नि तत्व के लिए और एक थंडर तत्व के लिए। राहुल ने पहले अपनी आंखें बंद की और वातावरण से अग्नि और गड़गड़ाहट की तात्विक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया। उन्होंने दीनानाथ से सीखा था कि उनके दिमाग को किसी भी विचलित करने वाले विचारों से बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने के लिए खाली रहना चाहिए। एक ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने के बाद उनकी आत्मीयता का प्रभाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह उनकी आत्मीयता से संबंधित तात्विक ऊर्जा को आकर्षित करेगा उनकी तरफ। चूंकि राहुल का वर्तमान में आग और गड़गड़ाहट से लगाव है, तो वह वातावरण से अग्नि और गड़गड़ाहट की तात्विक ऊर्जाओं को आकर्षित करेगा। बेशक तात्विक ऊर्जा इकट्ठा करने का एक और तरीका है और वह है मौलिक क्रिस्टल का उपयोग करना, लेकिन राहुल के पास वर्तमान में कुछ भी नहीं है, इसलिए वह केवल इस पद्धति का उपयोग कर सकता है। राहुल को अचानक याद आया कि उसके पास हाई ग्रेड फायर और हाई ग्रेड थंडर एलिमेंटल क्रिस्टल हैं, लेकिन उनका सार काले भावर द्वारा चूसा गया था। राहुल बुदबुदाया और अचानक उसे एक विचार आया, शायद मैं चैम्बर्स में प्रशिक्षण के लिए मुद्रा के रूप में उनका उपयोग करने की कोशिश कर सकता हूँ। उद्धरण। चैम्बर बड़ी मात्रा में तात्विक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, इसलिए यह प्रशिक्षण में प्रगति का एक अच्छा तरीका है, लेकिन हमें उनका उपयोग करने के लिए एलिमेंटल क्रिस्टल को कीमत के रूप में भुगतान करने की आवश्यकता है। राहुल खड़ा हो गया और उसने अपने बैग से दोनों क्रिस्टल को पकड़ लिया और दरवाजा खटखटाया जहां राधिका रह रही थी। कमरे के अंदर राधिका चौंक गई और अपने विचारों से बाहर निकल गई और उसने चिंता से पूछा, क्या है? बस आपको ये बताने आया कि मैं प्रशिक्षण मंडलों में साधना करने जा रहा हूँ। ये कहकर फिर राहुल मौलिक जादूगरों के प्रशिक्षण क्षेत्र की दिशा में चला गया। इस बीच राधिका चौंक गई और उलझन में सोचा, ट्रेनिंग चैम्बर्स, लेकिन क्या वह मौलिक योद्धा नहीं है? बहन अंजलि ने कहा था कि वह एक मौलिक योद्धा है जो एल्डर दीनानाथ का रिश्तेदार है। उद्धरण। ... इसी बीच राहुल तेजी से आया और ट्रेनिंग जोन में पहुंच गया। सबसे पहले वह बूथ पर गया, क्योंकि ये कक्ष बंद है और बूथ पर कीमत चुकाने के बाद ही इसे खोला जा सकता है, इसीलिए मुझे पहले प्रभारी से मिलना होगा, राहुल ने सोचा। राहुल फिर बूथ पर गया और प्रभारी व्यक्ति से कहा, मैं एक उच्च श्रेणी के एलिमेंटल क्रिस्टल के साथ कक्ष में कब तक प्रशिक्षण ले सकता हूँ? प्रभारी 40वें वर्ष के ओल्ड मन था। वह राहुल पर मुस्कुराया और उत्तर दिया, आप एक उच्च श्रेणी के पत्थर के साथ 1 घंटे के लिए कक्ष में रह सकते हैं। राहुल ने सिर हिलाया और उस व्यक्ति को एक उच्च श्रेणी का अग्नि तत्व क्रिस्टल दिया। मैं 1 घंटे के लिए फायर चैम्बर में रहना चाहूंगा। उस बूढ़े आदमी ने क्रिस्टल लिया और बूथ के अंदर अपनी मेज पर एक बटन दबाया और कहा, ठीक है, मैंने फायर चैम्बर नंबर 24 खोल दिया है। 1 घंटे के बाद ऊर्जा की आपूर्ति अपने आप बंद हो जाएगी। इसके बाद राहुल फायर चैम्बर नंबर 24 पर पहुंचे और अंदर चले गए। दीवारों पर हैंडल नहीं थे, लेकिन बीच में एक छोटा सा गद्दा था। राहुल वहां जाकर बैठ गया। जैसे ही वे बैठे, अग्नि तात्विक ऊर्जा गैसीय रूप में प्रकट हुई। राहुल ने फिर एक ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया और अग्नि तत्व ऊर्जा को स्वचालित रूप से अवशोषित करना शुरू कर दिया। राहुल ने अचानक अपनी आंख खोली क्योंकि उसने अपने चारों ओर अग्नि तात्विक ऊर्जा की अनुपस्थिति को महसूस किया। मैंने समय का भी ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के बाद सहज रूप से ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। राहुल को तभी अचानक कुछ याद आया, यार, मैं मौलिक ऊर्जाओं को परिष्कृत करना भूल गया जब मैं उन्हें अवशोषित कर रहा था। अब मुझे अपनी अग्नि ऊर्जा समुद्र को परिष्कृत करना है। मेरी अग्नि ऊर्जा समुद्र वैसे भी कहाँ है? ऊर्जा समुद्र बनने के बाद मैंने पहली पुस्तक में जो पढ़ा है उससे मैं इसके साथ अपने आप संबंध बनाने में सक्षम होना चाहिए और अपने अंगों को हिलाने की तरह आसानी से बाहरी दुनिया में इससे चैनल खोल सकता हूँ।
राहुल ने ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने का निर्णय लेने से पहले कुछ सेकंड के लिए सोचा और जैसे ही उन्होंने ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया, वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनके मानसिक क्षेत्र के नीचे कुछ बना हुआ है और उस चीज का उनके साथ बहुत करीबी संबंध है। राहुल ने तब ध्यान केंद्रित किया और अपनी चेतना को केवल चकित करने के लिए वहां ले गया। उनके मानसिक क्षेत्र के नीचे एक और क्षेत्र मानसिक क्षेत्र की तरह खुल गया था और उस क्षेत्र के अंदर नारंगी गैसीय द्रव्यमान का एक कटोरा वहां इकट्ठा हुआ था। गैसीय द्रव्यमान को देखते हुए राहुल ने सोचा, तो यह मेरी अग्नि ऊर्जा समुद्र है। ये वास्तव में छोटा है। उद्धरण। तभी उन्हें अपने चैत्य क्षेत्र में किसी प्रकार की हलचल महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि वे वहां जांच के लिए जाते, वे इस क्षेत्र के अंदर कुछ दिखाई दे रहे थे जहां उनकी अग्नि ऊर्जा समुद्र निवास करती थी। उन्हें देखकर चकित रह गए। ये वह लाल क्रिस्टल था। वह लाल क्रिस्टल अपने अग्नि ऊर्जा समुद्र के ऊपर प्रकट हुआ और घूमने लगा। तब राहुल को एक और झटका लगा क्योंकि क्रिस्टल के घूमने के बाद उसने गैसीय ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित किया और केवल 3 सेकंड में क्रिस्टल ने अपनी अग्नि ऊर्जा समुद्र को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। यह क्या चल रहा है? राहुल ने सोचा। क्रिस्टल ने अपनी अग्नि ऊर्जा समुद्र को अवशोषित करने के बाद भी वह फिर भी घूमना बंद नहीं किया। 1 मिनट के बाद क्रिस्टल ने कुछ जारी किया। उसे देखकर राहुल बिल्कुल हैरान रह गया। चैप्टर 44 राधिका की घर। तब राहुल को एक और झटका लगा क्योंकि क्रिस्टल के घूमने के बाद उसने गैसीय ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित किया और केवल 3 सेकंड में क्रिस्टल ने अपनी अग्नि ऊर्जा समुद्र को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। यह क्या चल रहा है? राहुल ने सोचा। क्रिस्टल ने अपनी अग्नि ऊर्जा समुद्र को अवशोषित करने के बाद भी वह फिर भी घूमना बंद नहीं किया। 1 मिनट के बाद क्रिस्टल ने कुछ जारी किया। उसे देखकर राहुल बिल्कुल हैरान रह गया। अब यह वही चीज मत होना जो मुझे लगता है कि यह वही है। उद्धरण। राहुल ने इस बारे में दिनानाक दी गई पुस्तक में पढ़ा था। जब एलिमेंटल ओवरलॉर्ड रहस्यवादी ऊर्जा प्राप्त करता है तो वे अपनी मौलिक ऊर्जाओं को परिष्कृत कर सकते हैं और उन्हें तरल रूप में बदल सकते हैं, और क्रिस्टल द्वारा निर्मित यह चीज पुस्तक में उल्लिखित तरल ऊर्जा के समान है। उद्धरण। इसका मतलब है कि मैं इसी तरह एलिमेंटल ओवरलॉर्ड बन गया। इस संभावना के बारे में सोचकर राहुल लगभग डर गया। रेड क्रिस्टल घूमता रहा क्योंकि इसने अग्नि तत्व ऊर्जा की 5 बूंदों का उत्पादन किया। उसके बाद इसने कोई बूंद नहीं पैदा की, लेकिन वह घूमना बंद नहीं किया। राहुल ने 5 मिनट और लाल क्रिस्टल को देखा और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचा, ऐसा लगता है कि यह क्रिस्टल अब से घूमता रहेगा। उद्धरण। फिर भी थोड़ा हैरान महसूस करते हुए राहुल कक्ष के चारों ओर चलने लगा और जैसे ही वह बाहर आ गया तो उसे एक फ्रेश ऊर्जा महसूस हुआ। वह अंत में जानता था कि क्रिस्टल क्यों घूम रहा था। ये फायर ऊर्जा को आकर्षित कर रहा था, लेकिन फिर कक्ष ने फायर ऊर्जा को निकलना बंद कर दिया, इसलिए राहुल उन्हें इकट्ठा नहीं कर सका। अब जब वह कक्ष से बाहर आया तो वातावरण से फायर ऊर्जा स्वतः ही क्रिस्टल द्वारा आकर्षित हो गई क्योंकि उसने उन्हें अवशोषित कर लिया था। लेकिन राहुल ने प्रक्रिया का परीक्षण करने के लिए इंतजार नहीं किया और वह बूथ की ओर गया और लाइटनिंग चैम्बर में प्रशिक्षण के लिए एक उच्च ऊर्जा लाइटनिंग क्रिस्टल का भुगतान किया। मेरे पास वह गहरा नीला क्रिस्टल भी है और इसका कार्य लाल क्रिस्टल के समान होना चाहिए, तो पहले मैं लाइटनिंग को ऊर्जा को अवशोषित करूंगा। ये सोचकर राहुल लाइटनिंग के कक्ष में पहुंचा और बीच में बैठ गया। फिर राहुल ने ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया और उत्पन्न होने वाली गैसीय लाइटनिंग की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। 1 घंटे के बाद जब प्रकाश ऊर्जा का प्रवाह बंद हो गया तो राहुल ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर गया। मानसिक क्षेत्र के नीचे खुला क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्र कहलाता है, जहां विभिन्न तत्वों की ऊर्जा रहती है। जब राहुल ने ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश किया और लाइटनिंग की ऊर्जा के गैसीय द्रव्यमान के साथ संबंध महसूस किया तो उसने इसी तरह के अपने मानसिक क्षेत्र में हलचल को महसूस किया और वास्तव में द लाइटनिंग क्रिस्टल भी गैसीय लाइटनिंग की ऊर्जा के ऊपर मंडराया और घूमना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड के बाद लाइटनिंग के क्रिस्टल द्वारा सभी गैसीय बिजली ऊर्जा को अवशोषित कर लिया गया। फिर लाइटनिंग की ऊर्जा की बूंदों का उत्पादन शुरू कर दिया था। ये देखकर राहुल खुशी से मुस्कुराया और सोचा, मैं रहस्यवादी दायरे और रहस्यवादी ऊर्जा के बिना मौलिक योद्धा बन गया। अगर लोगों को पता चला तो वह अपने होश खो बैठेंगे और फिर वे मुझसे रहस्यों के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे। उद्धरण। राहुल ने एक गंभीर अभिव्यक्ति से सोचा, हालांकि मेरे पास एलिमेंटल ओवरलॉर्ड के समान ऊर्जा है, फिर भी मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं हूं क्योंकि उनके पास मौलिक ऊर्जा के विशाल भंडार के शीर्ष पर रहस्यवादी ऊर्जा है। इस बीच मेरे पास केवल कुछ बूंदें हैं फायर ऊर्जा और लाइटनिंग ऊर्जा की। उद्धरण।
राहुल ने ये सोचकर निर्णय लिया, मुझे दीनानाथ द्वारा दिए गए इस अवसर को अच्छे से फायदा उठाना होगा और खतरे के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा और अपनी अग्नि और बिजली ऊर्जा के भंडार को उसकी अधिकतम सीमा तक बढ़ाना होगा। अगले 43 दिनों में मुझे खुद को अभ्यास करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि क्रिस्टल धीरे धीरे वायुमंडलीय अग्नि और बिजली ऊर्जा को स्वयं अवशोषित कर लेंगे, इस बीच मैं अपनी मानसिक ऊर्जा के काले भावर को प्रतिदिन खिलाता रहूंगा और देखूंगा कि क्या कुछ होता है। उद्धरण। उसके बाद राहुल घर लौट आया। फिर वह अपने कमरे में प्रवेश कर गया और सोने से पहले अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को काले भावर को खिलाया। इस दौरान राधिका अभी भी अपने आप को शांत नहीं कर पा रही थी। उसने हमेशा खतरों से बचते आ रही थी, लेकिन वह अभी एक अनजान आदमी के घर में रह रही थी और वह उस आदमी से अपरिचित था। उसने राहुल के साथ पिछली बात के बारे में बात करने का फैसला किया जो उसने सोचा था। वह अपने कमरे से बाहर निकली और राहुल के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। उसका दरवाजा आधा खुला है। वह क्या कर रहा है? फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि राहुल अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। सुबह क्यों सो रहा है? क्या वह रात को नहीं सोया था? राधिका फिर मुड़ी और अपने कमरे में वापस चली गई। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। आमतौर पर उसे अभ्यास करनी चाहिए, लेकिन वह अपने साथ कोई मौलिक क्रिस्टल नहीं लाई थी और वह अपना मिशन भी पूरा नहीं कर सकती थी, जो कि था 5 ग्रेड 3 जादुई जानवर का शिकार करने के लिए। आहें लग रही है कि अब मैं केवल सामान्य रूप से अभ्यास कर सकती हूँ। राधिका ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया। राहुल 5 घंटे बाद उठा। घड़ी की ओर देखा तो दोपहर के केवल 2 बज रहे थे। फिर उसने सोने से पहले एक बार फिर काले भावर को अपनी सारी ऊर्जा सोखने दी। राहुल एक बार फिर से वही काम करने से पहले उठा। उसने अपनी बड़ी मात्रा में मानसिक ऊर्जा को काले भावर में खाली कर दिया और सो गया। इस बार जब राहुल उठा तो उसने घड़ी की तरफ देखा और सोचा, 12 बजे है, यह मेरे अनुमान का समय है। उद्धरण। फिर वह अपने बिस्तर से उठा, अपने बैग से एक हुड और एक गाउन निकाला और राधिका को लेने चला गया। राहुल दरवाजा के पास जाकर दरवाजा को खटखटाया। राधिका ने नींद भरी आंखों से दरवाजा खोला और पूछा, क्या है राहुल? सोने भी दो ना। लेकिन उसके ठीक बाद उसे याद आया कि उन्होंने क्या योजना बनाई थी। मैं लगभग इसके बारे में भूल गई और सो गई। क्या आप भूल गए कि हम आपका सामान यहाँ लाने के लिए आपके घर जाने की योजना बनाया था? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा और पूछा, क्या तुमको अभी जाना है तुम्हारे घर सामान लेने के लिए या नहीं? बिल्कुल नहीं, चलो चलते हैं। फिर राहुल ने राधिका से कहा, ये हुड और गाउन पहन लो। राधिका उसकी बात सुनकर थोड़ा शर्मा गई। फिर उससे हुड और गाउन ले लिया। फिर दोनों ने घर छोड़ दिया और एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर दिया। फिर राधिका आगे आगे चलने लगा। क्योंकि राधिका को रास्ता पता था, इसीलिए वह राहुल के आगे आगे चलने लगी और राहुल उसके पीछे पीछे चलने लगा। ... 10 मिनट चलने के बाद वे उस क्षेत्र में पहुंचे जहां कोर शिष्य ठहरे हुए थे। चैप्टर 45 राधिका की मजबूरी। क्या आप भूल गए कि हम आपका सामान यहाँ लाने के लिए आपके घर जाने की योजना बनाया था? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा और पूछा, क्या तुमको अभी जाना है तुम्हारे घर सामान लेने के लिए या नहीं? बिल्कुल नहीं, चलो चलते हैं। फिर राहुल ने राधिका से कहा, ये हुड और गाउन पहन लो। राधिका उसकी बात सुनकर थोड़ा शर्मा गई। फिर उससे हुड और गाउन ले लिया। फिर दोनों ने घर छोड़ दिया और एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर दिया। फिर राधिका आगे आगे चलने लगा। क्योंकि राधिका को रास्ता पता था, इसीलिए वह राहुल के आगे आगे चलने लगी और राहुल उसके पीछे पीछे चलने लगा। ... 10 मिनट चलने के बाद वे उस क्षेत्र में पहुंचे जहां कोर शिष्य ठहरे हुए थे। यहाँ के सदनों का भी अपना निजी आधार था और प्रत्येक घर के बीच काफी जगह भी थी। हालांकि वे अभी भी दीनानाथ द्वारा राहुल को दिए गए घर की तुलना में थोड़े जर्जर थे। राधिका और राहुल वे दोनों 5 मिनट तक उस क्षेत्र में थोड़ी और चले। फिर राधिका ने बाईं ओर के घर की ओर इशारा किया और राहुल से फुसफुसाया, यह मेरा घर है, यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं अपना सामान पैक कर दूंगी। राहुल ने फुसफुसाते हुए चारों ओर देखा। फिर राधिका से कहा, अब तुम जाओ, मैं तुम्हारी यहीं पर इंतजार करता हूँ। बस बेकार चीजें अपने साथ न लेना, केवल अपने क्रिस्टल, कपड़े इत्यादि जैसी जरूरी चीजें लेना। राधिका ने राहुल को देखे बिना कहा, मुझे पता है। इसके बाद वह अपने घर की तरफ गई। फिर वह अंदर चली गई। राहुल ने फिर अपनी मानसिक ऊर्जा को चारों ओर फैला दिया ताकि वह आने वाले खतरे को पहले से ही जान सके। ... 15 मिनट के बाद आखिरकार राधिका 3 बैग लेकर घर से निकली। राधिका को बाहर आते देख राहुल ने हाथ हिलाया और वो 3 बैग राहुल की तरफ उड़ गए।
इसके बाद राहुल मनीषा की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मेरा हाथ पकड़ लो। राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया और राहुल की इस हरकत से वह चौंक गई थी। राहुल ने फिर सीधे उसका हाथ पकड़ लिया और अपने घर की दिशा में उड़ गया और 3 बैग उसके पीछे तैर रहे थे। राधिका एक बार फिर चौंक गई और वह राहुल को देखा और अविश्वास में कहा, तुमने अपना मानसिक क्षेत्र भी खोल दिया है। राहुल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी सारी धूसर अशुद्धियां साफ कर दी हैं। ये सुनकर हैरानी से राधिका का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर उसने सोचते हुए अपना सिर हिला दिया, असंभव, वह सिर्फ 18 साल का है और वह उस पर मौलिक योद्धा के रूप में प्रशिक्षण ले रहा है। फिर वह उत्सुक हो गई और फिर राहुल से पूछा, आपने अपना प्रशिक्षण कब शुरू किया? और आप एक मौलिक योद्धा हैं, है ना? राहुल ने तुरंत जवाब नहीं दिया, वे पहले ही अपने घर आ चुके थे। वह पहले हंसते हुए जवाब देने से पहले नीचे उतरे, हाँ, मुझे 2 साल भी नहीं हुए हैं जब से मैंने एलिमेंटल वॉरियर के रूप में प्रशिक्षण शुरू किया है, और 1 साल भी नहीं हुआ है जब मैं मेरा मानसिक क्षेत्र खोला। इतना बेतुका जवाब सुनकर राधिका ने स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं किया और बैग उठाकर अंदर जाने से पहले अपनी आंखें घुमा लीं। राहुल समझ गया कि उसे उस पर विश्वास नहीं है। फिर उसने घर में प्रवेश किया और उससे पूछा, क्या आपके पास पूरा करने के लिए कोई मिशन है? मुझे पता है कि मुख्य शिष्यों को मिशन खत्म करने की जरूरत होती है। ये कहते हुए उन्होंने अपने हाथों को लहराया और अपनी मानसिक ऊर्जा से अपने बैग को नियंत्रित किया और फिर अपने कमरे का दरवाजा खोला और डाल दिया। इससे पहले कि वह आगे बढ़े, उन्हें उसके कमरे के अंदर एक तरफ रख दिया। और क्या तुमने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया है? आपको उस कमीने सुनील के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है यदि आपके गुरु के रूप में एक प्रमुख बुजुर्ग है तो। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि राहुल ने उसके बैग कमरे में रख दिया है, वह फिर कुर्सी पर बैठ गई, एक गहरी सांस ली और अपनी स्थिति बताई, मैं अभी 6 महीने पहले थंडर फायर वैली में शामिल हुई। ये देखकर कि मेरे पास दोहरे तत्व थे और वे दोनों उच्च ग्रेड थे, मुझे सीधे कोर शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। मेरा वर्तमान मिशन 5 ग्रेड 3 जादुई जानवरों को मारना है। फिर वो कुछ सेकंड के लिए रुकी और थोड़ी कांपती रही और बोलती रही क्योंकि उसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश हो गई। 2 कोरैल्डर मुझे अपना शिष्य स्वीकार करना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे दोनों बूढ़े थे और मुझे ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने मुझे कैसे देखा। और 3 महिला कोरैल्डर्स में 2 बुजुर्ग घाटी में नहीं थे और तीसरी महिला कोरैल्डर ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, इसलिए मेरे पास कोई गुरु नहीं है। सुनील, वह कमीने हमेशा मेरा पीछा करता था और हर बार मुझे गंदी आंखों से देखता था, इसलिए मैं खुद तीसरी महिला बड़ी के पास गया और उससे अनुरोध किया कि वह मुझे अपना शिष्य स्वीकार करे और यहाँ तक कि उसे सुनील के बारे में भी बताया, लेकिन उसने फिर भी अस्वीकार कर दिया। मैं राधिका की आंखों से आंसू निकलने की कगार पर थे लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। राहुल उलझन में था कि उस महिला बुजुर्ग ने राधिका को अपने शिष्य के रूप में क्यों स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब से उसने राधिका से कहा कि वह उसकी मदद करेगा तो वह निश्चित रूप से उसकी मदद करेगा। बेशक वह बिना लापरवाह कदम उठाए उसकी मदद करेगा। वैसे भी चलो उसे अभी के लिए खुश करें। ये सोचकर वह राधिका की ओर मुस्कुराया और आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, चलो पहले अपना मिशन पूरा करते हैं और उस सुनील को जब तक के लिए भूल जाओ, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। राहुल की बातें सुनकर राधिका की गाल हल्के लाल और गुलाबी हो गए। चैप्टर 46 द फ्लेमिंग टाइगर। वैसे भी चलो उसे अभी के लिए खुश करें। ये सोचकर वह राधिका की ओर मुस्कुराया और आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, चलो पहले अपना मिशन पूरा करते हैं और उस सुनील को जब तक के लिए भूल जाओ, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। राहुल की बातें सुनकर राधिका की गाल हल्के लाल और गुलाबी हो गए। राधिका से कोई प्रतिक्रिया न देखकर राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और द्वीप पर ट्रेनिंग जंगल की दिशा में निकल गया, जहां मुख्य शिष्य आमतौर पर जादुई जानवरों का शिकार करते हैं। राहुल के हाथ पकड़ने के बाद भी राधिका चुप रही लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था क्योंकि वह और भी ज्यादा शर्मा रही थी। उसने अपने धड़कते दिल को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। फिर उसने राहुल की ओर देखा जो सामने देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे को एक बार फिर करीब से देखने से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, इसलिए उसने तुरंत दूर देखा। सिर्फ 5 मिनट के बाद वे ट्रेनिंग जंगल में पहुंचे। फिर राहुल ने राधिका से कहा, चलो चले, अब आप अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। राधिका ने राहुल की ओर देखे बिना सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगी। राधिका और राहुल ने ग्रेड 2 जादुई जानवरों को नजरअंदाज कर दिया और ग्रेड 3 के जानवरों को खोजने के लिए थोड़ा और जंगल की गहराई में गए। फिर जल्द ही उन्हें जंगल में अपनी पहली कक्षा 3 जादुई जानवर का सामना करना पड़ा। ये ग्रेड 3 फ्लेमिंग टाइगर था।
राहुल पेड़ के पीछे छिप गया और राधिका को लड़ते हुए देखता रहा। वह पहले अपने वाटर बॉल से फ्लेमिंग टिगर पर हमला करती है, लेकिन फ्लेमिंग टिगर आसानी से उसे चकमा दे देता है और फिर द फ्लेमिंग टिगर ने अपना मुंह खोला और राधिका की ओर एक आग का गोला फेंका। राधिका ने चकमा देने की कोशिश नहीं की और सिर्फ वाटर शील्ड का इस्तेमाल किया, जिसने आग के गोले को आसानी से बुझा दिया। मुझे इसे अपने करीब लाने की जरूरत है, नहीं तो मैं इसे हिट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यह मेरे हमलों को चकमा दे देता है। राधिका ने एक रणनीति के बारे में सोचना शुरू कर दिया और हमला नहीं किया, लेकिन द फ्लेमिंग टिगर ने 2 और आग के गोले फेंके जिन्हें राधिका ने अपने वाटर शील्ड के ढाल से रोक दिया। लेकिन राधिका का वाटर शील्ड चौथे फायरबॉल से नष्ट हो गया और ये देखकर द फ्लेमिंग टिगर राधिका की ओर धराशायी हो गया। जब ज्वलनशील फ्लेमिंग टिगर उससे 5 मीटर की दूरी पर था, उसने एक लाइटनिंग बॉल फेंकी और फ्लेमिंग टिगर की गति को कम कर दिया। फिर उसके तुरंत बाद राधिका ने जलते हुए फ्लेमिंग टिगर को मारने के लिए वाटर बुलेट्स का उपयोग किया। द वाटर बुलेट्स स्पेल में उच्च भेदन शक्ति होता है और जल ऊर्जा की वे संघनित बूंदें उच्च गति और उच्च भेदन शक्ति के साथ शक्तिशाली जल प्रकार के हमले में बदल सकती हैं। ये हमला इस फ्लेमिंग टिगर के खिलाफ और भी अधिक प्रभावी है क्योंकि फ्लेमिंग टिगर एक फायर एट्रीब्यूट बीस्ट है, जिसके कारण इसके बचाव को उन वाटर बुलेट्स के खिलाफ मौका नहीं मिला। तब राधिका फ्लेमिंग टिगर के मृत शरीर के सामने पहुंची और उसे एक छोटी थैली में डालने से पहले उसके दांत निकाले जो हमेशा उसकी कमर पर लटकी रहती है। बहुत अच्छा राधिका। फिर राहुल पेड़ के पीछे से मुस्कुराते हुए बाहर आया और उसकी तारीफ की। ... राधिका ने 4 और ग्रेड 3 जानवरों का आसानी से शिकार किया। ये सिर्फ आखिरी जानवर है जिसका उसने शिकार किया, जिसे रेडवुड वाइन बीस्ट के नाम से जाना जाता है, जिससे उसे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन राधिका को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई और सिर्फ उसके दाहिने पैर पर एक छोटी सी खरोंच आई थी। ऐसा लगता है कि राधिका आज बहुत खुश थी और वह राहुल को देखकर मुस्कुराए और पूछा, क्या हम अब वापस जाएं? राहुल ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, नहीं, अभी नहीं जाएंगे। मैं यहाँ अपनी शक्ति की जांच करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा शक्ति पहले से कितना बड़ा है, इसीलिए अभी मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर राधिका चौंक गई और हर समय उसे लगता था कि राहुल केवल मौलिक योद्धा है। लेकिन फिर उसने सोचा, उसने अभी हाल ही में अभ्यास करना शुरू किया होगा, इसलिए मुझे संदेह है कि वह मौलिक जादूगर के रूप में मजबूत होगा भी या नहीं। उद्धरण। इस बारे में सोचते हुए राधिका ने राहुल को सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, चलो एक तात्विक जादूगर के रूप में अपनी ताकत की जांच करें। वैसे आपके पास कौन सी मौलिक आत्मीयता है? राहुल ने सबसे पहले राधिका का हाथ पकड़ा और जंगल की गहराई की ओर तेजी से आगे चला गया, जिससे राधिका डर गई और इससे पहले कि वह कुछ कहती, राहुल ने उसके सवाल का जवाब दिया, मेरे पास फायर एंड थंडर एफिनिटीज है। तुम जंगल की गहराई में क्यों जा रहे हो? राधिका ने डर के मारे चिल्लाई, क्योंकि राहुल जंगल के अंदर गहराई में जा रहा था, इसलिए राधिका ने डर के मारे चिल्लाई, चिंता मत करो, मैं ग्रेड 5 के जानवरों को ऐसे ही हरा सकता हूं जैसे वे ग्रेड 6 के जानवरों के लिए खिलौने हैं। हालांकि मैंने उनसे पहले कभी लड़ाई नहीं की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे उसे हराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राहुल ने जो कहा उसे सुनकर राधिका लगभग बेहोश हो गई, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं कर सकती थी कि राहुल ने क्या कहा। बेशक कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा अगर उन्होंने एक 18 वर्षीय लड़के के बारे में सुना है जिसमें एलिमेंटल आर्कमेज के समान शक्तिशाली हो। राहुल, तुम अभी रुक जाओ, राधिका ने कांपते हुए कहा, लेकिन राहुल ने कहा, क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। चूंकि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप मेरे साथ चलो और आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। साथ ही मैं द्रवित तात्विक ऊर्जा की शक्ति को भी देखना चाहता हूँ। उद्धरण। राहुल अब बिना अंदर जाए अपने ऊर्जा क्षेत्र को महसूस कर सकता था और स्वचालित अभ्यास के पूरे दिन के बाद फायर क्रिस्टल और थंडर क्रिस्टल दोनों ने केवल एक बूंद का ही बढ़ोतरी किया था। राधिका ने रुकने के लिए कुछ और बार कहा, लेकिन राहुल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और तेजी से आगे बढ़ता रहा। आखिरकार 5 मिनट बाद वह दोनों पहुंच गया और जैसे ही पहुंचा तो राहुल का सामना ग्रेड 6 बीस्ट का सामना हुआ। चैप्टर 47 ग्रेड 6 बीस्ट फायर स्केल्ड ग्रीन विंज लायन। राहुल अब बिना अंदर जाए अपने ऊर्जा क्षेत्र को महसूस कर सकता था और स्वचालित अभ्यास के पूरे दिन के बाद फायर क्रिस्टल और थंडर क्रिस्टल दोनों ने केवल एक बूंद का ही बढ़ोतरी किया था। राधिका ने रुकने के लिए कुछ और बार कहा, लेकिन राहुल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और तेजी से आगे बढ़ता रहा। आखिरकार 5 मिनट बाद वह दोनों पहुंच गया और जैसे ही पहुंचा तो राहुल का सामना ग्रेड 6 बीस्ट का सामना हुआ। ग्रेड 6 बीस्ट फायर स्केल्ड ग्रीन विंग लायन। ये जानवर 5 मीटर से थोड़ा अधिक लंबा और 3 मीटर चौड़ा था।
यह अपने कठिन आग के पैमाने के लिए जाना जाता है और यह एक अद्वितीय ऊर्जा गेंद को छोड़ सकता है जिसमें ज्वाला और लकड़ी के तत्व होते हैं जो विस्फोट के बाद जहरीली गैस में तब्दील हो जाते हैं। द फायर स्केल्ड ग्रीन विंग लायन सो रहा था और राहुल का वास्तव में उसे जगाने का कोई इरादा नहीं था। उसने राधिका को चुप रहने का इशारा किया और उसे एक घने पेड़ के पीछे छिपा दिया। बाद में राहुल धीरे धीरे आगे आया और वह जानवर से 50 मीटर दूर रुक गया। फिर राहुल ने अपने ऊर्जा क्षेत्र से अग्नि ऊर्जा की एक बूंद को नियंत्रित किया और उसे बाहर लाया। जैसे ही फायर ऊर्जा की बूंद निकली, आसपास के तापमान में काफी वृद्धि हुई। आग ने हरे रंग को बढ़ाया, लेकिन पंख वाले शेर का सामान्य तापमान बहुत अधिक था और आग के तराजू ने उसके शरीर को ढक लिया। राहुल उस बूंद के अंदर एक जबरदस्त अग्नि ऊर्जा को महसूस कर सकता था। फिर वह कल्पना करता है कि फायर ऊर्जा की बूंद को आग के गोले में बदलने के लिए नियंत्रित किया जाता है, लेकिन वह फायर ऊर्जा की बूंद से ऊर्जा के विस्तार को नियंत्रित नहीं कर सकता क्योंकि यह 5 मीटर त्रिज्या का बड़ा आग का गोला बन जाता है और यह और भी बड़ा हो रहा था। लेकिन राहुल ने तब नियंत्रित किया जब धीरे धीरे आग के गोले को 2 मीटर के दायरे में आग के गोले में संकुचित कर दिया। ये सीन देखकर राधिका इतनी शॉक्ड हो गई कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने क्या हो रहा है, या कोई वह सपना देखा रहा है। लेकिन ये कोई सपना नहीं था बल्कि एक हकीकत था। फिर राधिका ने अपने गालों पर एक चुटकी ली और वह दर्द महसूस किया और वह जो देख रही है वह सच है। पर कैसे? उद्धरण: आग के गोले की गर्मी और शक्ति को देखकर सोते हुए शेर को भी जगा दिया, लेकिन इससे पहले कि वह दहाड़ पाता, राहुल ने आग का गोला जानवर की ओर फेंक दिया। 50 मीटर दूरी से राहुल आग का गोला शेर के ऊपर फेंक दिया और इससे पहले कि शेर कुछ कर पाता, आग का गोला सीधे शेर के ऊपर जाकर फट गया और एक जोरदार आवाज हुआ। तारांकन बूम! तारांकन! राहुल आग का गोला फटने से पहले राधिका को लेकर ऊपर की ओर उड़ गया था ताकि उसे झटके से चोट न लगे। फिर दोनों ने परिणाम देखने के लिए नीचे की ओर देखा, लेकिन वे अवाक रह गए क्योंकि फायर स्केल्ड ग्रीन विंग लायन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मांस के कुछ चले हुए टुकड़े और हड्डियां ही वहां बची थीं। उस आग के गोले से हुई तबाही को देखकर राधिका के चेहरे पर सदमा, हैरानी, शौक देखी जा सकती थी गई और राहुल भी उतना ही चौंक गया जितना कि राधिका। तो यह मौलिक योद्धा की शक्ति है। द फेक! वह सिर्फ एक बूंद थी, बस एक। राहुल ने मन ही मन सोचा। राहुल को नहीं पता था कि गैसीय ऊर्जा और तरल ऊर्जा के बीच एक बहुत बड़ा गुणात्मक अंतर है। मान लीजिए कि एक बूंद बनाने के लिए 5 किलोग्राम गैसीय ऊर्जा लगती है, और अब एक मौलिक आर्कमेज एक आग का गोला बनाता है तो जिसकी लागत 5 किलोग्राम गैसीय ऊर्जा होती है, और एक मौलिक योद्धा बनाता है तो एक आग का गोला जिसकी कीमत एक बूंद है, और वे दोनों अपने आग के गोले को एक ही आकार के साथ 2 अलग अलग छोटी पहाड़ियों की ओर फेंकते हैं। तो एलिमेंटल आर्कमेज का फायरबॉल पहाड़ी की कुछ हिस्सा को धूल में बदल सकता है, लेकिन एलिमेंटल ओवरलॉर्ड का फायरबॉल पहाड़ी को पूरी तरह से मिटा सकता है। दोनों की तुलना एक ही साथ में नहीं की जा सकती। ... राहुल ने फिर राधिका की ओर देखा, जो हैरान थी, और उसने उसका हाथ थामे हुए उसे पकड़ रखा था और एक मुस्कान के साथ पूछा, ये कैसा है? उद्धरण चिन्ह। राधिका ने राहुल की ओर देखा और कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ में आ रहा था कि राहुल से क्या बोलूं। फिर उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया, लेकिन राधिका राहुल से प्रभावित हुई कि वह सीधे सोच भी नहीं सकती थी, वह मेरे जैसा ही उम्र का है। राहुल उसकी प्रतिक्रिया देखकर हंसा और वह वापस घर की ओर उड़ गया। राहुल के जाने के कुछ मिनट बाद सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी आया, और उसने मरे हुए शेर के अवशेषों को देखा और मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि कोई शक्तिशाली एल्डर बुजुर्ग यहाँ आया होगा और इस शेर को अपने शक्तिशाली आग का गोला उस पर फेंक मारा होगा। आखिर वह कौन? मैं जितना भी एल्डर बुजुर्ग को जानता हूँ उन सभी का फायर एलिमेंट इतना शक्तिशाली नहीं है। ऐसा लगता कि उसे अभी इस बंद दरवाजे में होने चाहिए। अपना सिर हिलाते हुए बूढ़ा उड़ गया। दूसरी तरफ राहुल और राधिका घर पहुंचने के बाद राधिका अपने रूम में सोने के लिए चली गई, और आज जो भी कुछ उसने देखा था उस पर राधिका को विश्वास ही नहीं हो रही थी। उसे लगता था कि यह कोई सपना है। और राहुल अपनी योजना के अनुसार उसने सोने से पहले अपनी मानसिक ऊर्जा को काले भावर में खिलाया। राहुल 5 घंटे के बाद उठा और हमेशा की तरह अपने मानसिक दायरे की जांच करने चला गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्हें किसी शक्तिशाली चीज से जुड़ाव महसूस हुआ। फिर उन्होंने देखा कि काले भावर के पास एक अपरिचित ऊर्जा मौजूद थी। राहुल ने उस ऊर्जा के करीब पहुंच गया जो मानसिक ऊर्जा के समान महसूस करती थी। उसने एक रबर का आकार लेने के लिए ऊर्जा को नियंत्रित करने के बारे में सोचा, जैसे उसने अपनी मानसिक ऊर्जा के साथ ग्रे अशुद्धता और परिणामों को साफ करने के लिए किया था। चैप्टर 48 क्लियर स्काई ट्रेजर्स। राहुल ने उस ऊर्जा के करीब पहुंच गया जो मानसिक ऊर्जा के समान महसूस करती थी।
उसने एक रबड़ का आकार लेने के लिए ऊर्जा को नियंत्रित करने के बारे में सोचा, जैसे उसने अपनी मानसिक ऊर्जा के साथ ग्रे अशुद्धता और परिणामों को साफ करने के लिए किया था। लेकिन यह उसकी कल्पना से अधिक हो गया। मानसिक ऊर्जा ने बिना किसी रंग या दृश्यता के केवल इरेजर का ठोस रूप ले लिया। राहुल ठोसता को महसूस कर सकता था, लेकिन वह इसे रंगीन नहीं बना सका। लेकिन यह ऊर्जा, जब राहुल ने इसे इरेजर में बदल दिया, ये सचमुच एक इरेजर में बदल गया। रंगों, कवरों, ब्रांड नाम के साथ इरेजर ठीक उसी चीज में बदल गया जिसकी उसने कल्पना की थी। फिर उसने इरेजर को तोड़ कर दिया और ऊर्जा को फिर से करीब से महसूस किया और अनुमान लगाया, ये तथाकथित रहस्यवादी ऊर्जा हो सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं अपनी मानसिक ऊर्जा को काले भावर को खिलाता हूँ तो मुझे रहस्यवादी ऊर्जा मिल सकती है। लेकिन यह मेरा मानसिक दायरे रहस्यवादी दायरे में नहीं बदलेगा। मुझे अभी भी खुद पर भरोसा करना होगा कि ऐसा लगता है। वैसे भी ये बेहतर है तो कुछ भी नहीं। उद्धरण, अगर मैं इस रहस्यमय ऊर्जा के साथ एक सरल नए इंटरफेस बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कैसे? वैसे भी पहले मैं रिक्त अवस्था में एक इंटरफेस बनाने का प्रयास करता हूँ। ये सोचने के बाद राहुल ने एक सरल इंटरफेस की कल्पना की और रहस्यवादी ऊर्जा को उसकी कल्पना में बदलने का आदेश दिया। वास्तव में यह एक स्लेट में बदल गया जिसमें चीजें लिखी गई थीं, लेकिन आंकड़ों में कोई मूल्य नहीं था। मैं अपनी ऊर्जाओं को माप सकता हूँ क्योंकि मैं उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ और जानता हूँ कि मेरे पास कितना रिजर्व बचा है ताकि मैं उन्हें इस इंटरफेस में प्रदर्शित कर सकूँ। लेकिन आंकड़ों के बारे में क्या? उसे नहीं पता था कि अपने आंकड़ों की गणना कैसे करें, उसकी ताकत की क्या संख्या है, रफ्तार आदि। इसके बारे में बहुत सोचने के बाद राहुल को अभी भी कोई समाधान नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं इसे अभी के लिए छोड़ देता हूँ। मैं बाद में आंकड़ों को मापने का कोई तरीका खोजूंगा। मुझे किसी और रहस्यवादी ऊर्जा की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक स्थायी समाधान नहीं होगा। अब मुझे अपनी फायर ऊर्जा और लाइटनिंग ऊर्जा की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि यह उस बड़े काले क्रिस्टल को प्राप्त करने का समय है। ये तय करने के बाद राहुल ने सोचा कि उसे अगले महीने क्या करना चाहिए। राहुल ने कुछ देर सोचा और फैसला किया, अगले महीने के लिए मैं थंडर फायर वैली के बाहर जाऊंगा और ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या मुझे अभ्यास के दौरान एक और एलिमेंट की आत्मीयता मिल सकती है। तभी उसे अचानक राधिका की याद आए। मुझे लगता है कि मुझे उससे पूछना चाहिए कि क्या वह मेरे साथ आना चाहती है। राहुल फिर अपना कमरा से बाहर निकलकर राधिका के कमरे के दरवाजे के सामने आ गया। उद्धरण, फिर राहुल ने राधिका के कमरे का दरवाजे को खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा खुल गया। लगता है कि वह दरवाज़ा बंद करना भूल गई। फिर राहुल ने कमरे के अंदर झांका तो देखा कि राधिका गहरी नींद में सो रही है। राधिका को देखकर राहुल मन ही मन सोचा, अरे वाह, वह तो बहुत खूबसूरत है, क्या मस्त फिगर है। आज पहली बार मैंने ध्यान से उसे देखा। नहीं नहीं राहुल, तू क्या सोच रहा है? ये गलत है। तुम दूसरों की तरह कैसे सोच सकते हो? उद्धरण, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, अभी के लिए, नहीं तो राधिका मुझे देखकर गलत सोच लेगी। राधिका को जागने के बाद तब मैं उससे पूछूंगा कि क्या वह कार्य के लिए मेरे साथ आना चाहती है। उद्धरण, राहुल फिर बाहर चला गया, द्वीप से नीचे उड़ गया और उस जंगल में पहुंचा जो इन थंडर फायर वैली के पास था। राहुल को उस जगह की खोज करने में देर नहीं लगी जिसमें ब्लैक क्रिस्टल स्थित था। वह अंदर गया और देखा कि क्रिस्टल अभी भी यहीं पर है, लेकिन राहुल को वानर नहीं देखा। राहुल ने फिर क्रिस्टल को उठाया और सोचा, इसे बेचकर मैं कुछ महत्वपूर्ण सामान खरीदूंगा। फिर यह सोचकर राहुल शहर की ओर उड़ गया। मुझे पहले एक स्पेस अंगूठी खरीदनी चाहिए क्योंकि कल बाहर जाने पर मुझे इसकी आवश्यकता होगी। उद्धरण, फिर राहुल शहर में आ गया और कुछ लोगों ने राहुल को देखकर अपने आपस में इशारा किया और राहुल की हाथ में बड़ा काला क्रिस्टल को देखकर कुछ ने लालच भी दिखाया, लेकिन शहर में रहते हुए वे कुछ नहीं कर सकते थे। फिर राहुल ने अपनी गति को तेज किया और क्लियर स्काई ट्रेजर्स नाम की एक बड़ी दुकान पर पहुंचा। राहुल काले क्रिस्टल के साथ अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, एक कर्मचारी ने राहुल के हाथ में बड़ा क्रिस्टल देखकर राहुल से कहा, कृपया इधर से। ये कहकर वह राहुल को दूसरी मंजिल तक ले गया। ये बहुत स्पष्ट था कि राहुल बड़े काले क्रिस्टल को बेचने के लिए यहाँ लेकर आया था, इसलिए वह सीधे राहुल को दूसरी मंजिल तक ले गया। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद स्टाफ ने राहुल को एक पेशेवर मुस्कान दी और पूछा, सर, क्या आप केवल इस क्रिस्टल को बेचना चाहते हैं या कुछ खरीदना भी चाहते हैं? राहुल ने बड़े क्रिस्टल को मेज पर रख दिया और कहा, आइए पहले देखें कि इस क्रिस्टल की कीमत कितनी है, फिर हम उस चीज पर चर्चा करेंगे जो मैं खरीदना चाहता हूँ। जरूर सर, इतना कहकर स्टाफ ने क्रिस्टल को उठाया और उसकी जांच करने लगा। 2 मिनट बाद उसने कहा, सर, ये क्रिस्टल पीक ग्रेड का है और साइज भी बड़ा है। उसके बाद उन्होंने राहुल से पूछा,
आप भुगतान के रूप में किस प्रकार के मौलिक क्रिस्टल चाहते हैं? यदि आप फायर या थंडर हाई ग्रेड एलिमेंटल क्रिस्टल में भुगतान चाहते हैं तो हम उनमें से 20 का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन थंडर और फायर के अलावा अन्य तत्वों के लिए हम 15 उच्च ग्रेड क्रिस्टल का भुगतान कर सकते हैं। हमारे पास अन्य मौलिक क्रिस्टल हैं, वाटर, एर्थ, विंड, और हमारे पास डार्क एलिमेंट हाई ग्रेड क्रिस्टल भी हैं, लेकिन यदि आप उन्हें चाहते हैं तो हम इस काले रंग के बदले में उनमें से केवल 10 का भुगतान कर सकते हैं। क्रिस्टल चैप्टर 49 मिशन फ्लड पाइथन। उसके बाद उन्होंने राहुल से पूछा, आप भुगतान के रूप में किस प्रकार के मौलिक क्रिस्टल चाहते हैं? यदि आप फायर या थंडर हाई ग्रेड एलिमेंटल क्रिस्टल में भुगतान चाहते हैं तो हम उनमें से 20 का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन थंडर और फायर के अलावा अन्य तत्वों के लिए हम 15 उच्च ग्रेड क्रिस्टल का भुगतान कर सकते हैं। हमारे पास अन्य मौलिक क्रिस्टल हैं, वाटर, एर्थ, विंड, और हमारे पास डार्क एलिमेंट हाई ग्रेड क्रिस्टल भी हैं, लेकिन यदि आप उन्हें चाहते हैं तो हम इस काले रंग के बदले में उनमें से केवल 10 का भुगतान कर सकते हैं। क्रिस्टल। राहुल आश्चर्यचकित था कि उनके पास डार्क एलिमेंट क्रिस्टल थे, लेकिन निर्णय लेने से पहले उन्होंने पूछा, क्या आप स्पेटियल रिंग बेचते हैं? स्टाफ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम भी स्पेटियल रिंग बेचते हैं, लेकिन हमारे पास अभी उनमें से केवल 2 हैं। एक में 10 क्यूबिक मीटर की जगह है और दूसरे में 25 क्यूबिक मीटर की जगह है। 10 क्यूबिक मीटर की कीमत रिंग 30 हाई ग्रेड फायर या थंडर एलिमेंटल क्रिस्टल्स है। अगर आपके पास वाटर, अर्थ या एयर एलिमेंटल क्रिस्टल है तो इसकी कीमत 24 हाई ग्रेड क्रिस्टल होगी। अगर आपके पास लाइट और डार्क एलिमेंट क्रिस्टल है तो इसकी कीमत केवल 16 हाई ग्रेड क्रिस्टल होगी। उद्धरण चिन्ह। राहुल ने फिर उस आदमी को 25 क्यूबिक मीटर रिंग की कीमत बताने से रोका और कहा, मुझे 10 डार्क एलिमेंटल क्रिस्टल दे दो। स्टाफ मुस्कुराया और कहा, जरूर सर। फिर उसने किनारे पर एक दराज खोला और 10 उच्च ग्रेड डार्क एलिमेंट क्रिस्टल राहुल को दिया। उन्हें प्राप्त करने के बाद राहुल ने कर्मचारियों से पूछा, क्या आप उच्च श्रेणी के क्रिस्टल अर्जित करने का कोई तेज तरीका जानते हैं? स्टाफ ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा और कहा, उच्च श्रेणी के मौलिक क्रिस्टल अर्जित करने का तेज तरीका गिल्डहॉल से मिशन प्राप्त करना या एक गुट में शामिल होना और उनके द्वारा पोस्ट किए गए मिशन को पूरा करना है। दूसरा तरीका शक्तिशाली जानवर ग्रेड 5 और ग्रेड 6 को मारना है। जानवरों को उनकी हड्डियों और खाल के रूप में कवच और अन्य चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अंत में वह हिचकिचाहट के साथ रुक गया क्योंकि उसने सोचा था कि राहुल ऐसे शक्तिशाली जानवरों को मारने में सक्षम नहीं हो सकता है। क्या आप मुझे गिल्डहॉल के बारे में और बता सकते हैं? राहुल ने गिल्डहॉल के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए राहुल ने गिल्डहॉल के बारे और भी जानकारी प्राप्त के लिए स्टाफ से फिर पूछा। गिल्डहॉल में लोग अपने अनुरोध और पुरस्कार रख सकते हैं, जिसका प्रबंधन संयुक्त रूप से शक्तिशाली गुटों द्वारा किया जाता है, जैसे थंडर फायर वैली, स्काईलार्क पवेलियन, थाउजेंड सीज पैलेस, क्लाउड फैंटेसी पैलेस आदि। वहाँ विभिन्न प्रकार के मिशन हैं, जैसे कि एस्कॉटिंग के रूप में विशिष्ट प्रकार के जानवरों का शिकार करना, उदाहरण के लिए थरी आइड डार्क फ्रॉग की जहर की थैली आदि। गिल्डहॉल के कामकाज को समझते हुए राहुल ने सिर हिलाया। फिर राहुल पूछा, क्या आपके स्टोर में को मिशन है? कर्मचारी सिर हिलाने से पहले कुछ सेकंड के लिए झिझके और अपनी मुस्कान को फिर से बरकरार रखते हुए कहा, वास्तव में हाँ, हमने गिल्डहॉल में एक मिशन पोस्ट किया है। मिशन एक बार अजगर को जीवित वापस लाने के बारे में है। जीवित के रूप में इसमें बहुत घायल नहीं होना चाहिए। हमें मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में यहाँ से दक्षिण में 140 km दूर एक बड़ी झील पर एक फ्लड ड्रैगन देखा गया था। राहुल ने पूछा, उस फ्लड ड्रैगन का ग्रेड क्या है और पुरस्कार क्या है? वह फ्लड ड्रैगन ग्रेड 6 और इनाम है। स्टाफ ने कुछ सेकंड के लिए एक बार फिर झिझकते हुए कहा, इनाम 100 उच्च श्रेणी की गड़गड़ाहट या फायर तत्व क्रिस्टल है। इनाम के बारे में सुनकर राहुल की आंखें चमक गईं, लेकिन राहुल ने अपनी खुशी को कर्मचारी को पता चलने नहीं दिया। फिर राहुल कर्मचारी से कहा, क्या इनाम थोड़ा कम नहीं है? जैसे आप चाहते हैं कि बाढ़ का अजगर ज्यादा चोट के बिना जीवित रहे, है ना? यह स्टाफ थोड़ा हिचकिचाया और अपनी आवाज कम करते हुए कहा, वास्तव में मुझे भी लगता है कि इनाम थोड़ा कम है, लेकिन बॉस कीमत बढ़ाने को तैयार नहीं है, इसलिए कोई भी हमारे मिशन को स्वीकार नहीं कर रहा है। राहुल ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा बॉस कहाँ है? मैं उसके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मेरा एक बड़ा भाई है जो एक बहुत शक्तिशाली एलिमेंटल आर्चमेज है। अगर मैं आपके बॉस से कुछ चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ तो मेरा भाई इस मिशन को स्वीकार कर सकते हैं। ये सुनकर स्टाफ हैरान रह गया और कहा, ओह, फिर कुछ मिनट रुके, बॉस तीसरी मंजिल पर है। मैं बॉस को आपके बारे में बताता हूँ जो आपने कहा। ये कहकर वह ऊपर चला गया। स्टाफ कुछ मिनटों के बाद वापस आया और राहुल को अपने साथ ऊपर जाने के लिए कहा।
फिर वे दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंचे और राहुल ने बॉस के कार्यालय में प्रवेश किया, जबकि कर्मचारी काम पर वापस चले गए। बॉस ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने 40वें वर्ष में था। उसकी नारंगी दाढ़ी और थोड़ा थोड़ा सफ़ेद बाल थे। वह शारीरिक रूप से ज़्यादा बूढ़ा नहीं दिखता था। बॉस ने इशारा किया और राहुल को बैठने के लिए कहा। राहुल की कुर्सी पर बैठने के बाद बॉस ने कहा, तो आप बाढ़ के अजगर को जीवित वापस लाने के मेरे अनुरोध के बारे में क्या बात करना चाहते थे? मैं आपको पहले से बता दूंगा कि मैं पुरस्कार नहीं बढ़ाऊंगा। राहुल बस मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि आप बाढ़ के अजगर को पाने की कितनी जल्दी में हैं। इस मालिक के साथ माइंड गेम खेलने की उसकी अपनी योजनाएं थीं ताकि वह इनाम बढ़ा सके। बॉस की आंख थोड़ी बदल गई, लेकिन उसने शांत भाव से जवाब दिया, हमें बाढ़ के अजगर को पकड़ने की कोई जल्दी नहीं है। मैंने देखा। राहुल ने सिर हिलाया और पूछा, क्या आपके पास एक और बाढ़ अजगर के ठिकाने के बारे में जानकारी है? बॉस ने झिझकते हुए कहा, नहीं, हमें एक और बाढ़ अजगर के ठिकाने की जानकारी नहीं है। राहुल ने फिर मुस्कुराया और अपनी इनाम की पेशकश की। इनाम में 50 घन मीटर स्पेस की अंगूठी जोड़े और मैं एक दिन में बाढ़ के अजगर को बिना ज्यादा चोट के यहाँ लाऊंगा। चैप्टर 50 बॉस ब्लैकमेल। राहुल ने फिर मुस्कुराया और अपनी इनाम की पेशकश की। इनाम में 50 घन मीटर स्पेस की अंगूठी जोड़े और मैं एक दिन में बाढ़ के अजगर को बिना ज्यादा चोट के यहाँ लाऊंगा। राहुल ने जो कहा उसे सुनकर बॉस हैरान और लगभग गुस्से से पागल ही हो गया, लेकिन उसने खुद को शांत किया और ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ बात करने के लिए अब कुछ नहीं है, अब आप जा सकते हैं। राहुल ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया और बड़बड़ाने से पहले ऊपर देखा, चूंकि आप इसे नहीं चाहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपने भाई से इसे मेरे लिए पकड़ने का अनुरोध करूंगा। मैं लंबे समय से एक शांत पालतू जानवर चाहता हूं और यह बाढ़ ड्रैगन एक आदर्श विकल्प है। ये सुनकर बॉस का चेहरा लाल पीला गया। फिर राहुल बस खड़ा हो गया और कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर जाने लगा। अतिथि कृपया प्रतीक्षा करें, मुझे लगता है कि हम अपने सौदे पर चर्चा कर सकते हैं। बॉस ने अपना आपा खो दिया और कांपती आवाज के साथ कहा। राहुल ने भ्रमित चेहरे से बॉस की ओर देखा और पूछा, लेकिन चूंकि आप जल्दी में नहीं हैं, आप एक और बाढ़ ड्रैगन का ठिकाना ढूंढ सकते हैं। मुझे वास्तव में एक अच्छा पालतू जानवर चाहिए था। बॉस के चेहरे पर पसीना आ गया और उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, दरअसल हम जल्दी में हैं और अगर अगले 3 दिनों में कोई भी मिशन लेने के लिए नहीं आया तो मैं इनाम बढ़ाने जा रहा था, लेकिन जब आपने अपनी मदद की पेशकश की हम डील पर चर्चा कर सकते हैं। बस हमारे पास 50 क्यूबिक मीटर स्पेस वाला स्टोरेज रिंग नहीं है। राहुल एक चुटीले बव्वा की तरह मुस्कुराया और कुर्सी पर बैठ गया और पूछा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस बाढ़ अजगर को जीवित क्यों चाहते हैं? बॉस ने एक पल के लिए सोचा और आहें भरते हुए कहा, दरअसल मेरी बेटी को 1000 सीज पैलेस देवेंद्र के बड़े के बेटे से प्यार हो गया जब वह वहां प्रशिक्षण ले रही थी। हालांकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, देवेंद्र की मां जो भी हैं। 1000 सीज पैलेस के बुजुर्ग अपने रिश्ते से बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन उनका बेटा पीछे नहीं हटे और अंत में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अगर वे एक असाधारण ग्रेड 6 जानवर को शादी लाकर अपनी क्षमता को साबित करना होगा और फिर उन्हें दे दें। 30 दिनों में उपहार के रूप में वह अपने बेटे को मेरी बेटी से शादी करने देगी। यदि 20 दिनों में हम इसे पूरा नहीं कर सकते हैं तो वह अपने बेटे की शादी उनके 1000 समुद्र महल में एक बड़े एल्डर की बेटी से करेगी। उसके बाद बॉस ने फिर से आह भरी और कहा, असाधारण ग्रेड 6 जानवर का मतलब जानवर है जो ग्रेड 7 तक पहुंच सकता है, और हाल ही में मैंने सुना है कि केवल एक असाधारण ग्रेड 6 जानवर बाढ़ ड्रैगन है। अब पहले से ही 15 दिन हो चुके हैं और केवल 5 दिन बचा है। तो ये बात है। राहुल ने सब कुछ सुनकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते कि तुम कितना इनाम बढ़ाने जा रहे थे? बॉस ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए कुछ सोचा और कहा, 150 हाई ग्रेड फायर या थंडर क्रिस्टल और पानी, पृथ्वी, लकड़ी, डार्क और एयर से उनकी पसंद के 20 हाई ग्रेड क्रिस्टल। राहुल ने सिर हिलाया और पेशकश की, ये कैसा रहेगा? मुझे वाटर, एर्थ, वुड, अंधेरे और एयर के 20 उच्च ग्रेड क्रिस्टल दें और 25 क्यूबिक मीटर स्टोरेज रिंग में जोड़ें। मुझे उन उच्च श्रेणी की आग की आवश्यकता नहीं है। और थंडर क्रिस्टल, आपको क्या लगता है? यदि आप इस सौदे को स्वीकार करते हैं तो मैं एक दिन में आपके लिए बाढ़ का अजगर लाऊंगा। बॉस सोच में पड़ गया और कुछ मिनट सोचने के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, ठीक है, मैं इस सौदे को स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे बाढ़ के अजगर को बिना कोई चोटों के जिंदा ला कर दो। अगर आप इसे बहुत अधिक चोट पहुंचाते हैं तो मुझे करना होगा लाइट एट्रीब्यूट एलिमेंटल जादूगर की मदद का अनुरोध करके ड्रैगन को ठीक करने के लिए एक और राशि खर्च। ब्लैकमेल किए जाने के बाद से ही उसके सिर में अभी भी परेशानी था।
मैं इस सौदे को केवल इसलिए स्वीकार कर सकता हूँ क्योंकि आपने कहा था कि आप अपने लिए बार ड्रैगन ले लेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ यदि आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता हूँ तो। उद्धरण। राहुल ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, अब आप बस पुरस्कार तैयार करो और खुशखबरी की प्रतीक्षा करो। राहुल ये कहकर उठ खड़ा हुआ और चेहरे पर मुस्कान के साथ कमरे से निकल गया। अगर 20 हाई ग्रेड क्रिस्टल मेरे शरीर को परिष्कृत करने और कताई क्रिस्टल बनाने के लिए पर्याप्त हैं तो मेरे पास 4 और समानताएं होंगी। अरे, ये बहुत बढ़िया होगा। अपने उत्साह को समेटे हुए राहुल बड़ी दुकान को छोड़कर उस झील के स्थान की ओर उड़ने लगा जहां वह बार अजगर रहता था। राहुल ने लगातार उड़ान भरी और एक बार फिर लोकेशन पूछी। जब रास्ते में एक शहर का सामना करना पड़ा तो उसे झील पर पहुंचने में 2 घंटे लग गए। चूंकि अभी भी रात थी, हो सकता है कि बाढ़ का अजगर सो रहा हो और झील अभी बहुत शांत थी। राहुल ने इंटरफेस को देखा और देखा कि उसकी मानसिक ऊर्जा भी कम चल रही थी। मानसिक ऊर्जा 31% 100%। राहुल ने फिर झील में गोता लगाया और बाढ़ के अजगर की खोज शुरू कर दी। 30 मिनट के बाद शांत झील अशांत दिखाई दी, जैसे छोटे पंखों वाला एक 50 मीटर लंबा और 5 मीटर मोटा सांप और उसके सिर पर 2 सींग झील पर उभर आए। राहुल भी बाहर उड़ गया और बाढ़ अजगर के खिलाफ आमने सामने आकाश में तैर गया। तारांकन रॉरर। तारांकन। द फ्लड ड्रैगन ने दहाड़ते हुए राहुल की ओर देखा। इस चींटी जैसे प्राणी ने सोते समय उसे क्यों परेशान किया? फ्लड ड्रैगन यही सोच रहा होगा। फिर फ्लड ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और वाटर कैनन का एक बड़ा और मोटा जेट बहुत तेज गति से राहुल की ओर फेंका।